बता रहा हूँ 4 अलग-अलग तरह के नैरेटिव एक आम मुस्लिम के ऊपर भारत में चलते हैं और उनमें से 2 जो नैरेटिव हैं उनको मैं अशराफ नैरेटिव के अंदर कवर करता हूँ, जिसको एक को मैं कॉम नैरेटिव कह रहा हूँ और दूसरे को लेफ्ट विंग नैरेटिव कह रहा हूँ। ये 2 एलिमेंट्स के अंदर में बहुत ज़्यादा अशराफ पाए जाते हैं। अशराफ फोर्सेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा। दूसरी तरफ एक राइट विंग नैरेटिव है, वो बेचारा अशराफ नैरेटिव से इन्फ्लुएंस हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली वो और जो एक और है जो सबाल्टर्न नैरेटिव जिसके अंदर पसमंदा आ रहा है, वो इनको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है अशराफ नैरेटिव को। हम और आप जैसे लोग भी अशराफ नैरेटिव से उसको मान लेते हैं, एक्सियोमेटिक ट्रुथ तो मान लेते हैं हम लोग, उसको काउंटर करने की कोशिश या उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं उठाते हैं। और ये मैं बताता हूँ इसके एलिमेंट्स कुछ कुछ। तो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कॉम नैरेटिव की। कॉम एक है, लोग मान लेते हैं कि भैया हाँ कॉम एक है, ठीक है जी। उसके अंदर में कॉम के अंदर एक एक्सेप्शनलिज्म नाम का कॉन्सेप्ट है कि कॉम जो है वो यूनिक है, देयर इज समथिंग यूनिक अबाउट द कॉम और उसकी आइडेंटिटी के बारे में, और कॉम का जो फेथ है वो यूनिक है और उसके अंदर कुछ क्वालिटी है जिसकी वजह से वो हम फैला रहे हैं या हम उसकी बात करते हैं। वो लोग मान लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये कह रहे तो कुछ होगा। बिल्कुल। एक्सक्लूसिविज्म यानी कि हमारी यूनिक आइडेंटिटी है, वो भी लोग मान लेते हैं, उसको कोई चैलेंज नहीं करता है। ठीक है जी, एक्सक्लूसिविज्म। और वो एक्सक्लूसिविज्म वाली जो आइडेंटिटी है वो अरब से लाते हैं, जो सचवाला जी कहते हैं अरबों की गुलामी। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट है लग्जरी बिलीफ का। लग्जरी बिलीफ में होता ये है कि स्टेटस बढ़ाने के लिए लोग बाग, अपर क्लास के लोग, कुछ ऐसी चीजों को फैलाने की कोशिश करते हैं जो नीचे वाले लोग उसकी कॉपी करते हैं। अपर क्लास वाले लोग तो तुरंत उसको फैशन की तरह छोड़ देते हैं, लेकिन नीचे वाले लोग उसको फॉलो करते रहते हैं, उस चक्कर में उनका नुकसान हो जाता है। एक्चुअली नुकसान हो जाता है उनका। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अगर आप उर्दू जिस लैंग्वेज की बात करते हैं तो उर्दू की बहुत बात होती है, लेकिन जो अशराफ वर्ग है, जो धनाढ़ वर्ग है, वो पढ़ाता अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में, बाहर के देशों में पढ़ाता है और आपको उर्दू उर्दू करके जॉब अपॉर्चुनिटीज से थोड़ा सा दूर कर देता है, आपके लोकल कल्चर से दूर कर देता है। ये है आपका नुकसान। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आती है लग्जरी बिलीफ में। एक जैसा पहनावा पहनो, खुद तो पहनते हैं सूट वगैरह और खुद अपना बुर्का वगैरह नहीं पहनते, आपको बुर्का में पहना के और वो छोटा पजामा पहना के एक जैसा दिखने में लगा दिया, जिसकी वजह से आप एक तरह से समाज से भी अलग दिखने लग जाते हो। कहीं भी जाते हो तो लोग देखते हैं कि भैया अलग से दिखने लग जाते हो और लोगों से कनेक्ट करने में दिक्कत आती है फिर आपको ब्रॉडर सोसाइटी से, राइट। और आपको गेटवाइज रहने के लिए मजबूर किया जाता है जी, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सक्लूसिविस्ट आइडेंटिटी बनाओगे तो गेटवाइज ही रहोगे। गेटवाइज रहने में नुकसान आपका, आपको ब्रॉडर सोसाइटी से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, और किसी को आपको टारगेट करना होगा तो बड़ी आसानी से कर लेगा। तो इस तरह की चीज, जबकि खुद अशराफ जो है वो यहाँ वहाँ मजे से लग्जरी सोसाइटीज में रहता है। अब कम्युनल वायलेंस की बात करोगे तो वो अशराफ तक नहीं पहुंचता है। एक दो केस को बड़ा हाईलाइट करते हैं लोग, लेकिन कम्युनल वायलेंस अशराफ पे नहीं पहुंचता। अगर आप डेटा देखेंगे तो उसका शिकार सोसाइटी के बाकी वर्ग होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो लग्जरी बिलीफ के अंदर में आती हैं, जो आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर वो है बाउंड टू फेथ, फिरका, क्लर्जी, जो तकलीद का मामला है वो आगे और एक्सप्लेन करेंगे। मोनोलिथिज्म, अभी एक जैसे होना है हमको सबको, सारे इंस्टीट्यूशन है जो आपको अलग अलग तरह से कंट्रोल करेंगे। और एक ऑपरेशन का नैरेटिव चलाते हैं कि कौम को खतरा है, दीन को खतरा है, वो नैरेटिव चलाया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, कौम के अंदर तो माना ही जाता है, उसको बाहर वाले भी मान लेते हैं। लेफ्ट विंग वाले बिल्कुल एंडोर्स करते हैं सारी चीजों को जो कौम वाली कही गई हैं, सर क्योंकि वो फव्वारे से माइनॉरिटी। खतरा हो गया सर, फव्वारे से दीन और ईमान को खतरा हो गया। बाकी तो छोड़ दो आप, तो बाकी तो बहुत बड़ी बात हो गई आयो भाई। अब आगे और बढ़े तो लेफ्ट विंग नैरेटिव क्या, इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर भी बहुत सारे अशराफ हैं, शुरू से ही हैं। वो हैं, उन्होंने अपनी जो पोजीशन है, एक्सेप्शनलिज्म, एक्सक्लूसिविज्म और लग्जरी बिलीफ, उनको इनमें इनग्रेंड कर दिया है। तो वो इनकी सारी चीजों को सच मान के ही अपनी पोजीशन बनाते हैं, और ये ग्रस्त है माई बाप सिंड्रोम से। इनका जो एक्सियम है वो ये है कि माइनॉरिटी हैं और वो सारी की सारी कम्युनिटी को एक मान लेते हैं। पहली चीज तो ये है, सारे के सारे भारत की मुस्लिम कम्युनिटी को एक मान लेते हैं, और क्योंकि वो अशराफ का नैरेटिव है वो मान लेते हैं, ठीक है जी। और वो माइनॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी, ठीक है जी, उनके राइट्स हैं, उनको बचाना है हमको। और वो बचाना कैसे है, माई बाप सिंड्रोम के अंतर्गत, कि भैया कुछ भी समस्या हुई तो हम हैं बचाने के लिए, मैं हूं ना। वो वाली इनके अंदर है बहुत ज्यादा। बाकी किसी का देखे ना देखे, लेकिन कौम के अधिकारों के लिए बहुत जागरूक हैं भाई लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं, मोनोलिथिक आइडेंटिटी को मान लेते हैं। ऑपरेशन का नैरेटिव खूब चल रहा है, बिल्कुल ऑपरेशन से इनका बहुत नाता है, गहरा नाता होता है लेफ्ट विंग वाले लोगों का।
वोट बैंक की बात करते हैं, वो क्योंकि मोनोलिथिक तौर पे देखते हैं तो ये समझते हैं कि वोट बैंक होता है, लेकिन अक्सर वो ग्राउंड पे काम नहीं करता है इनके साथ में ज़्यादातर जगहों पे। सिविक नेशनलिज्म की बातें करते हैं, लेकिन इनके सिविक नेशनलिज्म में ग्राउंडिंग नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो करेगा तो सिविक नेशनलिज्म आएगा। लेकिन जब आप कॉम की बात करेंगे, और हमने अंबेडकर की सीरीज में बात की थी कि कॉम का एक लाइक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो उम्मा से आता है, और वो सिविक नेशनलिज्म उसके साथ अलाइन नहीं होता है, जेल नहीं होता है, तो वो चलता नहीं है। लेकिन ये लोग बात तो करते हैं उस चीज़ की। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें माई बाप सिंड्रोम लेफ्ट विंग का, और वो उसकी वजह से एंडोर्स कर जाते हैं अशराफ नैरेटिव को। राइट विंग वाले बेचारे इन सारी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं ये लोग भी। जब कुछ भी चीज़ों को अपोज करेंगे तो उसको ट्रूथ मान के अपोज करते हैं राइट विंग वाले लोग। जो अशराफ ने कहा है उसको सत्य मान के उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं, और ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश ये नहीं करते हैं। तो ये इनके साथ समस्या है, और चैलेंज इनको कर रहे हैं पसमानदा लोग इनके नैरेटिव को। इनके सारे जो एक्सियम है कि कौम एक है, ये सारे क्लर्जी और ये सब रूल करेंगे, मोनोलिथिक आइडेंटिटी, इन सारी चीज़ों को एक्चुअली पसमानदा चैलेंज कर रहे हैं, जिससे मुझे आइडिया लगा कि भैया कि ये नैरेटिव तो हम भी शिकार है इसके, मतलब कि एक आम व्यक्ति भी इस नैरेटिव का शिकार है, ये सच मान लेता जो भी कहते हैं उसको। तो ये चैलेंज किया जा रहा है उनकी तरफ से। तो आई होप कि लोगों को ये मोटा मोटा क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम ये अशराफ नैरेटिव के क्या क्या हैं। एक कॉम है, कॉम के अंदर में दीन तो आ ही जाता है, दीन वाले तो आ ही जाते हैं, मुल्ला मौलाना वगैरह वाले आ जाते हैं, फेथ से जुड़े हुए लोग वो तो आ ही जाते हैं। और कॉम की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, जमात वगैरह तमाम तरह की वो आ जाती हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती है, वो कॉम की ऑर्गेनाइजेशन है। और लेफ्ट विंग जो है उसके अंदर इंडिविजुअल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, और एनजीओज वगैरह हो सकते हैं, तो ये लोग आ जाते हैं। तो ये सारे मिलके इनको काउंट करेंगे हम अशराफ नैरेटिव में। तो लेफ्ट विंग वाले सपोर्ट करते हैं, कुछ केसेस में मेजर रोल भी प्ले करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो डिसाइड होती है चीजें वो कॉम के एंड से डिसाइड होती हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? नहीं सर, अभी नहीं। ओके ओके, मेरा एक सवाल था, लेकिन वो मैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बाद पूछूंगा। अभी आप कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है। अब आप ये देख लीजिए जो मैंने बात की थी कि ये नैरेटिव सबके ऊपर काम करता है, अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह से काम करता है, डिफरेंट मैसेजेस सबको दिए जाते हैं। तो कॉम के अंदर में आप देखोगे तो उलेमा है, दीनी ऑर्गेनाइजेशन है, कौमी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो अलग अलग नैरेटिव लोग देती हैं, कॉम के अंदर फैलाती हैं वो। और दूसरी तरफ लिबरल्स हैं, उसके अंदर में इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें इन्फिल्ट्रेशन है अशराफ का अच्छा खासा, पावर हायरार्की में शुरू से ही रहे हैं वो लोग। जो हिस्ट्री जब हम लोग देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, तो जबरदस्त इन्फिल्ट्रेशन है। तो वहां से वो नैरेटिव को एंडोर्स किया जाता है, कॉम के नैरेटिव को। किस बेसिस पे? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी है, और माई बाप सिंड्रोम, ये तीन मोटी मोटी चीज़ों के अंदर ये एंडोर्स किया जाता है जो कॉमी व्यू होता है उसको। और कुछ होते हैं इंडिपेंडेंट यूजफुल इडियट्स होते हैं जो इस चीज़ को एंडोर्स करते हैं। बहुत सारे जो लिबरल्स होते हैं फुट सोल्जर्स होते हैं, जो बात बात पे सड़क पे वो झंडे डंडे वगैरह लेके निकल जाते हैं, दिया बत्ती लेके निकल जाते हैं धरना प्रदर्शन के लिए, तो वो फुट सोल्जर्स हैं, वो उनको यूजफुल इडियट्स कहते हैं, यूज एंड थ्रो वाले ये हैं। सर अदर्स इस के पे ऊपर इसी सारों पे सर एक एक एग्जाम्पल भी दे दीजिए ताकि हम लिंक कर सके। लाइक दीनी ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होंगी, कौमी ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होंगी? हाँ, तो दीनी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि तबलीगी जमात को आप ले सकते हो, ठीक है। कौमी ऑर्गेनाइजेशन के उसमें आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ले सकते हो, वक्फ और बोर्ड। एनजीओ को बहुत सारे ले सकते हो जो सोशल वर्क वगैरह करने की कोशिश करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी आप कुछ हद तक के कौमी में ले सकते हो, कुछ हद तक दीनी, वो दोनों काम करते हैं। तो जो सर वो आप उसको डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है। उलेमा तो प्योर उलेमा है, उसके अंदर में तो आप फिर वो यूट्यूब जो चैनल देवबंद बोल वगैरह रहे हैं आएंगे सर? वो लोग आएंगे। यूट्यूब चैनल सर, हमारे बवासीर वाजिदी साहब जैसे लोग, हाँ वो वो भी तो तो एक दीनी, हिस्सा है। हाँ वो उलेमा के कैटेगरी में आ जाते हैं, ऐसे जी। भी हैं बहुत सारे। तो ये है, नैरेटिव सिंपल है। नैरेटिव सिंपल है कि आप कॉम का हिस्सा हैं, कॉम की आइडेंटिटी एक है, कॉम की आइडेंटिटी अशराफ डिसाइड करेगा। मोटा मोटा कॉम खतरे में है, दीन खतरे में है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो और ये है एक्सक्लूसिविस्ट आइडेंटिटी है हमारी, एक्सक्लूसिविज्म, हम स्पेशल है। किसी अलग अलग तरह से नैरेटिव सुना जाता है। हम स्पेशल है के अंदर में अशराफ खुद को थोड़ा ज़्यादा स्पेशल रखता है, जो कि फयाज अहमद फैजी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, स्क्रिप्चर्स में भी है। अगर हदीस देखोगे आप सैयद वर्ड डाल के, तो ऐसे बहुत सारी हदीस आती है जिसमें सैयद को बहुत ऊपर बताया गया है। तो
है मामला वहां पे कि दीन के अंदर में भी खुद को उन्होंने थोड़ा एलिवेट करके रखा हुआ है। कुफू का सिद्धांत देखोगे तो उसमें भी शादी में भी वो लोगों ने डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है कि भैया जो न्यू कन्वर्ट है उसकी शादी सैयद वगैरह से नहीं हो सकती है, जो नीचे समाज वाले लोग हैं उनकी शादी भी सैयद से नहीं हो सकती, सैयद सैयद से ब्याह करेगा। तो इस तरह के उन्होंने अपने लिए बढ़िया बना रखा है कौम के अंदर में भी हायरार्की। और ये तो तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी ऑब्वियस सी बात है कि रूल भी अशराफ ही करेगा और नैरेटिव भी वही चलाता है। जो फुट सोल्जर होते हैं वो बाकी लोग होते हैं। हाँ, ठीक है, प्लीज तो कंटिन्यू। हाँ, मैंने लिबरल्स का भी मोटा मोटा एक्सप्लेन कर दिया कि उसके अंदर में भी जबरदस्त इन्फिल्ट्रेशन है। इंडिविजुअल्स को आप लेना चाहते हो तो बहुत सारे हैंडल्स आपको दिख जाते हैं। राना दीदी की बात कर सकते हैं, अरफा दीदी की बात कर सकते हैं, इस तरह के जो मीडिया वगैरह में पाए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में ढेर सारे एनजीओ हैं इनके, ये हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं। आपको न्यूज पता है आयो साहब? एक मोहतरमा रिपोर्टर थी, कश्मीरी हैं वो, क्या नाम है, मैं बार बार उनका नाम भूल जाता हूँ, शक्ल बड़ी बुरी है। लगता है मतलब अगर आपने कभी डाइविंग की है ऐसी भाई स्विमिंग पूल में थोड़ी हाइट से भी, हम्म। अगर अगर हाथ पहले नहीं लगते तो कितनी चोट लगती है? सर तभी बंद कर दी थी मैंने, नहीं लगा था मेरा हाथ, पहले पेट ही लगा था। हाँ, तो ये मोहतरमा की शक्ल लगती है कि ये फेस फर्स्ट गिर गई थी डाइव करते समय। ओ ठीक है, यार ऐसे सारी चीज। एनीवेज, तो ये मत बोला करो, ये एनीवेज सब ये प्राइवेट में बोला करो। इसे ये लोग फिर आपकी के क्लिप काट काट के वो, लेट्स नॉट स्पेशली फॉर अ वुमन, लेट्स कीप इट ऑन क्लीन। आप बात समझ नहीं रहे हैं, ये मेरा अकीदा है। ठीक है, आप बात सुने, बात को गौर से सुने। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, बरखा दत्त नहीं, वो तो गोविंदा की डुप्लीकेट है। एक और कोई मोहतरमा है, कश्मीरी एडवोकेट मोहतरमा करके हैं, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ बार बार, वो टीवी चैनल्स पे आके बहुत हंगामा करती है। आई डोंट, मैं उनका नाम मुझे नहीं नहीं अगर नहीं नहीं, नॉट रसीद फौजी और सीरियल साहब यहाँ पे जुड़ सकें तो वो, देखिए मेरा जो ये है वो भारत के कंटेक्स्ट में सारा का सारा बताऊंगा कि अगर वो पाकिस्तान की सोसाइटी के कंटेक्स्ट में इन चीज़ों को वैलिडेट कर सकें कि वहाँ पे अशराफ नैरेटिव किस तरह से या हायरार्की किस तरह से है या नैरेटिव कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम कर सकता है, वो बड़ा वैल्यूएबल होगा। तो फौजी सीरियल साहब से थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लूंगा कि अगर वो आके थोड़ा सा इनपुट अगर इन चीज़ों पे देना चाहें तो वेलकम है, क्योंकि वहाँ थोड़ा डिफरेंटली काम कर रहा होगा। मोटा मोटा प्रिंसिपल यही है कि कैसे पावर मेंटेन करना है, अपनी हायरार्की में पोजीशन मेंटेन करना है, और उसके लिए सारे टूल्स इंक्लूडिंग फेथ उसका यूज करना है। फेथ हो चाहे लिबरलिज्म के प्रिंसिपल हो, सारी चीजों का यूज करना है, सत्ता अपने हाथ में रखनी है और सबको घुमाना है। तो ये है, लेकिन वो जो टूल्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट काम करेंगे वहाँ की सोसाइटी में, तो वो हमें ध्यान में रखने की चीज है। खैर यहाँ के कंटेक्स में ये बता देता हूँ अदर्स के ऊपर। अदर्स क्या होता है, आप में जैसे जनरल पॉपुलेशन है और नॉन लेफ्ट है, नॉन लेफ्ट के अंदर राइट विंग आ जाता है, वो बेचारे इस नैरेटिव का शिकार होते हैं, उसको सत्य मान के ही अपना सोचने की शुरुआत करते हैं, और काउंटर करना है तो उनको उसी नैरेटिव की शुरुआत करते हैं जो उनके सामने रखा जाता है, और वहां पे वो फंस जाते हैं। अब आप उनका नैरेटिव लेके काउंटर करने को जाएंगे तो कैसे चलेगा? जैसे आप आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि एक आइडेंटिटी है, आप उसको काउंटर करने के लिए गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि वो पहली चीज तो वो सत्य है नहीं। अगर आपको उसको काउंटर करने के लिए जाते कि ये एक आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनकी अलग अलग आइडेंटिटी, तो आपको सपोर्ट मुझे मिल जाता। मुझे नाम याद आ गया सर, अब- सबा नकवी। अच्छा अच्छा, हाँ, सबा दीदी के बारे में बाद में बात करेंगे, वो उनका भी है जी जी अपने जी, पास, मटेरियल उनको है भी उनका। लगा है, लंबा लगा है जी, उनका लंबा लगा जी है, एफआईआर हुई उन पे। हाँ, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जो आप ये जो अशराफ नैरेटिव को है सत्य मान के जब अपना सोचना चालू, या तो आप उसको फॉलो करने लग जाते हैं कि भैया आप मुझे पंगा नहीं लेना है तो हाँ ये सही है भैया, कुछ कंसीड कर दो अगर कुछ मांग रहे हैं तो, या फिर अगर काउंटर करने के लिए जाते हैं तो भी आपको दिक्कत है, क्योंकि आप उसके इसमें बिगट नजर आते हैं, या तो आप बहुत सारे दुश्मन बना लेते हैं अपने, तो आपको कोई किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो वो उस नैरेटिव को सत्य मानने में या सच्चा मानने में आपका बहुत बड़ा नुकसान है। और आपको अगर काउंटर करना है तो इसके एक्सियम को काउंटर करना होगा और समझना होगा कि एलिमेंट कौन है, कौन कहाँ से आ रहा है, और उसको उस तरह से काउंटर करना होगा। तो ये जो अदर्स वाले हैं पूरी तरह से इस नैरेटिव में डूबे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कोई समझता नहीं है बदकिस्मती से। आई होप कि ऑडियंस को थोड़ा सा मतलब लग रहा होगा इशारा कि क्या बातें की जा रही हैं। अभी बुलडोजर बुलडोजर वगैरह जो है वो अशराफ नैरेटिव के अंदर फंस के ही किया जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। वो खुश हो रहे हैं उसको लेके। और हु आर द यूजफुल इडियट्स, वो भी हमारे मेंबर समझ रहे हैं। ध्यान में रखनी होगी, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भी अशराफ का फायदा है,
अगर पीस होता है तो भी अशराफ का फायदा हाँ होता है, क्योंकि करेक्ट दोनों चीजों में टर्म्स जो है वो अशराफ सामने रखता है। आप करेक्ट नैरेटिव में फंस के या कॉन्फ्लिक्ट भी करते हो या पीस के लिए भी सू करते हो, उनसे बात निगोशिएट करते हो, तो दोनों ही केसेस में अशराफ का फायदा है। कॉन्फ्लिक्ट करोगे तो अशराफ को एग्जाम्पल ज्यादा पावर मिलेगी, वो ज्यादा लोगों को अपने सपोर्ट में रिक्रूट करेगा, चाहे वो लेफ्ट से हो चाहे कॉम से हो। ये ऐसे पावरफुल होता है, पैसा बाहर से भी उसको मिलता रहेगा, वो एक है। पीस के लिए जाओगे तो वो अपनी कंडीशन ऐसी रखेगा कि आपको बहुत ज्यादा कुछ देना पड़ जाएगा उनसे। तो चाहे और कॉन्फ्लिक्ट हो हमारे है चाहे ना पीस हो, अशराफ ओवैसी का फायदा साहब, होगा हमें ही होगा अगर आप उनके नैरेटिव के अंदर भी जाते हैं तो। सर वो गणेश यूसीसी का कमेंट जरा हाईलाइट कीजिएगा। एक मिनट हम तो ये है भाई, सिचुएशन मुझे ऐसी दिखाई देती है कि भैया चाहे वो कौमी लोग हों चाहे वो आप हों, आप हैं बाड़े में बंद और अशराफ मस्जिद से आपको हाँ करा है। देख लीजिए, गौर से देखिए। क्या जबरदस्त फोटो लगाई है सर, सही में बाड़े में ठीक है, बंद देख के करके आपको हाँ। बुरा लगेगा लेकिन ये सत्य है। और इसके अंदर चाहे आप मोमिन हो चाहे आप नॉन मोमिन हो, आप सारे के सारे इसका शिकार है। हाँ बिल्कुल, आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक ही पार्टी के लिए है। हमारे जो भक्त हैं ना मास्टर स्ट्रोकवादी, वो भी, आपका भी कुछ ऐसा ही हाल है। फौजी सीरियल साहब आना चाहते हैं तो मैं उनको लिंक दे रहा हूँ, हाँ उनको लिंक दे दीजिए। तो अच्छे से देख लीजिए और खुद की कल्पना कीजिए। अब सोचिए कि आपके ऊपर क्या क्या नैरेटिव आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मैंने इसके एलिमेंट्स बताए हैं, सभी के ऊपर अलग अलग तरह का कम्युनिकेशन और क्या कोर कॉन्सेप्ट है उनके कम्युनिकेशन के पीछे। तो डिफरेंट फैसेट्स, डिफरेंट मैसेजेस। तो पहला ग्रुप जो कॉम है, उसमें आप हर्ड को इकट्ठा करते हो बाड़े में बंद करने के लिए। ठीक है, पहला चीज वो, उसके लिए वो उस तरह के कम्युनिकेशन टैक्टिक्स जाती हैं, वो वाले जाते हैं। नैरेटिव वैसा होता है ट्विक। यहाँ पे लिबरल्स की कैटेगरी में भी काफी हद तक हर्ड को गैदर करने वाला तो आता ही साथ आता है, पर साथ में प्रोटेक्शन भी मांगी जाती है कि मेरा हर्ड है उसको प्रोटेक्ट करो। आप कल्पना कीजिए कि काउबॉय लैंड है अमेरिका का, वाइल्ड वेस्ट, और वहां पे सारा का सारा काउबॉय के कंटेक्स्ट में आप सोचिए कि एक काउबॉय है वो जाके अपना हर्ड प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जहाँ पे कुछ लुटेरे भी हो सकते हैं, राइट। लुटेरे हो सकते हैं, दूसरे काउबॉय लोग हो सकते हैं, तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए अपने हर्ड के लिए। तो उस कंटेक्स्ट में सोचने की कोशिश कीजिए। तो पहला कॉम वाले जो है वो अपने हर्ड को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने बाड़े में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लिबरल्स के केस में भी वो सपोर्ट मांग रहे हैं, उससे प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, शेरिफ के जैसा उनको समझ लीजिए कि वो उससे प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। और साथ ही साथ उनमें से ये भी मांग रहे हैं कि मेरे हर्ड को जमा करने में मेरी मदद करो। बिल्कुल ठीक है जी। तीसरा ग्रुप जो आप अदर्स हैं, जो उस इलाके में रहने वाले दूसरे बिजनेस करने वाले लोग हो सकते हैं, आप वहाँ पे होटल चलाने वाले हो सकते हैं, वाइल्ड वेस्ट की बात कर रहा हूँ उस जमाने में। वहाँ पे आप होटल चलाने वाले हो सकते हैं, वहाँ पे आप जूते का काम करने वाले, कोई भी और हो सकते हैं। लेकिन आप ये इनके जो राइट्स हैं, उनका हर्ड है, उसको आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। और कई केसेस में वो रिस्पेक्ट करने से आपका नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप किसान हो उस इलाके में, वो हर्ड आपके इलाके में चारा खा रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप उनके हर्ड के राइट को रिस्पेक्ट कर रहे आयो हो। वो कह साहब, रहा है कि सारी जमीन मेरी है, यहाँ पे मैं चारा चरूंगा। आयो साहब, अभी रुको रुको, थोड़ा मतलब दर्द हो रहा होगा, थोड़ा आराम दो, सकर सकर दो। आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता कि अगर तू उनकी औलाद है तो तू फिर शांत एक शांत नाजायज औलाद ही होगा। सकर शांत सकर। शांत शांत शांत। शलवार पे ना जाएं अभी, शलवार पे अभी ना हम्म, जाएं, वो बाद अभी में। उस पे हम बाद में आएंगे, अभी रुक हिस्ट्री जाइए जब हम प्लीज। लोग बात करेंगे तो उसमें जाएंगे हम लोग वहां पे। हाँ हाँ हाँ, शजरा तो खोला अभी हम लोग जाएगा, आइडियाज के लेवल पे हैं। टेंशन मत। आइडियाज के लेवल पे जी हैं। तीन मैंने बता दिए, तीन हिस्से जिनके ऊपर अशराफ नैरेटिव चल रहा है। एक तो जो झुंड को जमा करने वाला है, ऑब्वियसली बात है, कॉम है। हाँ, कॉम को झुंड की तरह यूज किया जाता है। मैंने फोटो दिखा दी थी पीछे, आपने देख ली फोटो, वही। दूसरा है कि लिबरल्स के से उनका प्रोटेक्शन मांगा जाता है कि भाई मेरे झुंड का प्रोटेक्शन दो। कुछ हद तक को झुंड को इकट्ठा करने में मदद भी मांगी जाती है। काफी सारे होते हैं जो झुंड को मदद करने, इकट्ठा करने में मदद भी देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम का नैरेटिव है वो सही मान लिया जाता है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ये जो इस चक्कर में आके लिबरल्स ने अपना मेन जो इंडिविजुअल राइट्स का जोर है वो खो चुके हैं भारत के अंदर। जबकि किसी भी देश में आप लिबरल्स को देखेंगे तो वो इंडिविजुअल राइट्स को मानते हैं, सुप्रीम मानते हैं। भारत के अंदर में ये लोग इस चीज को खो चुके हैं। चाहे आप उनको जहर कहो चाहे आप उनको अमृत कहो उनका, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी ये भारत में आके खो चुके हैं और वो ग्रुप राइट्स की हमेशा बातें करते हैं भारत के लिबरल्स।
और ये सबसे बड़ा उनका मतलब आइडियोलॉजिकल जो उनकी पोजीशन है उसके ऊपर एक आघात, प्रहार, नींव हिला देने वाली चीज वो आप कह सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये लोग खो चुके हैं। इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल राइट्स किसी भी तरह का इसको खो चुके हैं ये लोग। अशराफ नैरेटिव के अंदर आके अपनी कोर आइडेंटिटी लिबरल्स खो चुके हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इनके साथ। और ये अपने माई बाप सिंड्रोम का शिकार होके इनके सारे जो नैरेटिव है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर वेपनाइज करके इन्होंने मजे से चला दिया है। एक और चीज है मजे की देखने होगी कि ये लोगों ने उनके साथ कोलैबोरेशन कहें या उनको एक तरह से पालना कहें, जो भी कहें, लेकिन इससे इनका फायदा कोई लॉन्ग टर्म में हुआ नहीं है। अपनी ही पोजीशन ये डिवैल्यू करते गए हैं। खुद की लिबरल्स के बारे में कह रहा हूँ, अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशन इन्होंने डिवैल्यू की, अपने प्रिंसिपल से हट गए हैं। इलेक्टोरल बेनिफिट्स भी अभी इनको है नहीं, क्योंकि सारा का सारा अशराफ के साथ जो होता है वो ट्रांजैक्शनल होता है इनका। अगर आप भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ें, प्रोफेसर हिलाल अहमद की सियासी मुस्लिम्स किताब को पढ़ेंगे और उसका कुछ मैं एक्सर्प्ट भी डालूंगा इसमें, तो आप देखोगे कि जो ज्यादातर चीजें होती थी वो ट्रांजैक्शनल होती थी। कि जाते थे आप उलेमा वगैरह के पास, साहब इलाके में कैंडिडेट को थोड़ा सा दिला दीजिए वोट, तो वो देखते थे ठीक है जी हमारी ये डिमांड है, आप पूरा करवा दीजिए बिल्कुल, फिर दिया जाएगा आपको, वोट दिया जाएगा। और इस तरह का ट्रांजैक्शनल सारा का सारा चलता है भारत के इतिहास में मोटा मोटा। वो सारी चीजें ट्रांजैक्शनल रही है, तो इसका लॉन्ग टर्म में इनको कोई फायदा नहीं हुआ है, ना तो कौम का फायदा हुआ है, ना ही लिबरल्स का फायदा हुआ है। तो ये ध्यान में रखने की चीज है। क्यों करते हैं ये थोड़ा सा मुझे भी सोचना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं। मुझे ज्यादातर तो मिसप्लेस्ड ये नजर आता है कि इनका जो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है। खैर, अदर्स की बात करूं तो वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं जी, नैरेटिव जो मैंने पहले भी बात की थी, एक्सेप्शनलिज्म की ये स्पेशल है, एक्सक्लूसिविज्म की ये इनकी यूनिक आइडेंटिटी है, लग्जरी बिलीफ को भी सच मान लेते हैं, बुरखा वगैरह जैसी चीजें हैं उनको, मोनोलिथिज्म को भी बिल्कुल सही मान लेते हैं कि सब एक जैसे हैं करके। और जब बार्गेनिंग करने के लिए जाते हैं तो अशराफ गेट को हैंडल दे देते हैं, और मैं उनको इंटेलेक्चुअल लेजीनेस के लिए क्रिटिसाइज करता हूँ। ये है इनकी बात। तो ये मोटा मोटा